हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन शॉर्टनिंग के बारे में। एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि कैसे जो सिंथेसाइज प्रोटीन होती है वो गोल्जी नेटवर्क तक कैसे जाती है एंड देन गोल्जी से वो कैसे अपने सही टारगेट तक पहुंच जाती है। तो जनरली जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें आपको पता ही है राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और राइबोसोम जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जानते हैं। एंड देन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सारी जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है गोल्जी नेटवर्क को, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो जब बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती है एक सीरीज़ में, तो वो गोल्जी नेटवर्क के अंदर इकट्ठा हो जाती है। तो उनको एक सेपरेट करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को सेपरेट करना करना उससे हम लोग बोलते हैं शॉर्टनिंग प्रोसेस। और ये सिस और ट्रांस दोनों जो फेज़ होती हैं गोल्जी नेटवर्क की, दोनों साइड पे रहती है। तो आपका जो ईआर से जो भी प्रोटीन आती है वो एक खास पाथवे से होके आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि ईआर में स्टार्ट हो जाती है और वही कंटिन्यू होती है हमारे गोल्जी नेटवर्क में। आज हम इस वीडियो में वो भी देखेंगे। तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस जो होती है, इसकी जो मिडिल सेगमेंट रहते हैं गोल्जी नेटवर्क के, उनमें पूरी कंटिन्यू होगी और ट्रांस फेज तक आते आते वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो प्रोटीन रिसीव होती है और जो प्रोटीन से एग्जिट करती है उसमें पूरा जो डिफरेंस होता है वो इन्हीं फॉस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और एंड में जब वो ट्रांस फेज पे पहुंचती है तो वो जो प्रोटीन रहती है उनमें बहुत सारे सल्फोनेट जो कंपोनेंट होते हैं या कह लीजिए मॉलिक्यूल होता है वो उन पे बाइंड हो जाता है। आइदर जो उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हुए हैं उनका सल्फोनेशन हो सकता है, या फिर जो प्रोटीन आई है उसका भी सल्फोनेशन हो सकता है, यानी कि एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप। देन जब वो ट्रांस फेज पे पहुंच जाती है, वहाँ से एक लेबलिंग शुरू होती है उसमें, जिसको हम बोलते हैं सिनारेज। तो ये जो सिनारे रहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, जो आपका वेसिकुलर वेसिकल्स डिज़ाइन हुए हैं या जो उसके थ्रू अभी एग्जिट हुए हैं, उनमें जो सिनारे लगेगा उसको हम वी सिनारे बोलेंगे, यानी कि वेसल्स के ऊपर लगा हुआ सिनारे। और जो उसके एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर जो सिनारे लगा होगा उसको हम बोलेंगे टी सिनारे, जो इस वी सिनारे का कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। अब जो कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम की होती हैं और वो भी गोल्जी नेटवर्क में आ जाती हैं, तो उन्हें रिवर्ट बैक करना होता है। यानी कि एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम की चाहे प्रोटीन हो चाहे आपकी न्यूक्लियस की प्रोटीन हो, क्योंकि वो बैक डायरेक्शन में होंगी गोल्जी नेटवर्क के, तो जो भी बैक जाएगा, चाहे वो ईआर को जाए चाहे वो न्यूक्लियस को जाए, तो उसके लिए जो है एक खास तरह का कोट रहता है गोल्जी नेटवर्क के पास, दैट इज़ कॉल्ड कॉप1। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था आपको कि आपके जो कोटिंग सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं जनरली, कॉप1, दैट इज़ कॉप2 एंड क्लेथरीन। तो जो कॉप1 होता है वो बैक फ्लो के लिए होता है, यानी कि अगर गोल्जी से ईआर या न्यूक्लियस की तरफ कोई चीज़ जानी है तो वो कॉप1 के साथ कोट होके जाएगी, और अगर कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है तो वो क्लेथरीन के साथ जाती है, जैसा मैंने अभी अपना गोल्जी से लाइसोसोम वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो गोल्जी से कैसे लाइसोसोम तक जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लेथरीन, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नहीं सिर्फ लाइसोसोम नहीं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाए, एंडोसोम्स की तरफ जाए, यानी कि कोई भी जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा वहाँ पे क्लेथरीन कोड जो है वो रोल प्ले करेगा। एंड थर्ड वन आता है कॉप2। तो कॉप2 कोड वहाँ पे आता है जहाँ पे एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम से कोई प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर हो रही है। तो एक तो ग्लाइकोसाइलेशन होती है जो उसको प्रोटीलाइटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा हमारा कॉप2 की कोटिंग होती है जो उसके वेसल्स के ऊपर लगी रहती है। तो कॉप2 वहाँ लगा रहता है जहाँ से प्रोटीन एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम से गोल्जी में एंटर करती है। तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन शॉर्टनिंग क्या है, तो प्रोटीन शॉर्टनिंग जो है वो पूरी प्रोसेस होती है प्रोटीन की, जिससे आपके डिफरेंट प्रोटीन जो है आइडेंटिफाई हो पाते हैं एक यूनिक प्रोटीन के फॉर्म में। और ये काम जो होता है गोल्जी नेटवर्क का होता है। गोल्जी नेटवर्क इसको ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू, फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, सल्फोनेशन के थ्रू
और वी सिनारेज के थ्रू जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं उनको उनके टारगेट तक पहुंचाता है। इसी को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि इसमें वेसिकल्स के ऊपर वी सिनारे या एड्रेस लग के वो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो आज जो हम थोड़ा सा देखेंगे उसको हम देखते हैं कि कैसे कॉप2 का जो कोट रहता है वो काम करता है। तो ये जो वेसल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस दे रखी है वो मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉप2 दे रखी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर एक खास तरह का जो है एक तरीके के कह लीजिए कि एडाप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है, जो आपके न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है जो बिल्कुल रेडी हैं एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो उनके ऊपर जाके ये लगता है सार1। जनरली जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ये अपनी फैटी एसिड चेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से बाइंड अप रहता है और उसमें जीडीपी बाइंड रहता है। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पे ही एक हमारा GAF फैक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये सार1 से GDP को हटा के उसमें GTP लगा देता है ताकि इसका एक्टिवेशन हो जाए। तो जो भी प्रोटीन आपका ट्रांसपोर्ट होनी है वो आपके कार्बो रिसेप्टर्स पे लग जाएगी एंड देन कार्बो रिसेप्टर्स के ऊपर ये सार1 जाके लगेगा और उसके ऊपर जो है कॉप2 लग जाएगी। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है तो वो एक वेसल फॉर्मेशन कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और ये वेसल जो है अब हमारा रेडी रहेगा गोल्जी नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि मैंने जैसे बताया आपको, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से एक वेसिकल बन जाता है। अब कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगी? तो एक तो उसका जो प्रोटीन्स रहती हैं वो प्रॉपरली फोल्डेड होनी चाहिए। जो प्रॉपरली फोल्डेड नहीं होंगी या अनफोल्ड होंगी या मिसफोल्ड होंगी उसको एक खास तरह का चैपरॉन सिस्टम होता है, कह लीजिए एक प्रोटीन्स होती हैं जो आपका प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रेजेंट रहती हैं। ये इस बात को कम्प्लीटली इंश्योर करती है कि कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन या अनफोल्डेड प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी की तरफ ना जाए। इन केस अगर कोई प्रोटीन फिर भी अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाती है इस तरह की, तो आपके बहुत सारे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में जो उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो जब ये हो जाता है कि ये प्रोटीन जो है कम्प्लीटली फोल्ड हो चुकी है, तो देन नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जो स्टार्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कंप्लीट होती है गोल्जी एपरेटस में जाके। तो इसके जो स्टार्टिंग के 2 रिएक्शंस हैं वो ल्यूमेन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और रेस्ट ऑफ है आपके गोल्जी एपरेटस में। तो जब आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो वो 2 तरीके से हो सकता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन या फिर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। तो बेसिकली एन लिंक्ड होगा या ओ लिंक होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड से हमारा शुगर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। अगर आपका बेसिक अमाइनो एसिड्स या जिनमें एन टर्मिनल प्रेजेंट रहता है, NH3 प्रेजेंट या NH2 प्रेजेंट रहता है, उसको हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। अगर इस तरह के अमाइनो एसिड से शुगर की चेन आके ऐड होती है, और अगर आपका सीरीन या थ्रियोनिन जिन जो कि OH फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं उनमें आके कोई आपका कार्बोहाइड्रेट की ये शुगर मॉलिक्यूल आके ऐड होते हैं तो इसको ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। यहाँ पे जो मैंने अपने थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया है वो मैंने आपका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन दिखाया है। मैं एक सेपरेट वीडियो आपका ग्लाइकोसाइलेशन पे भी बना दूंगी। ऑलमोस्ट उसी का समरी पार्ट ये है जिसमें मैंने क्योंकि थोड़ा सा आपका कंबाइंड नोट्स बनाए हैं तो कम्प्लीटली उनके शुगर स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाए हुए हैं, तो इनको मैंने एक डॉटेड स्ट्रक्चर से यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है, तो ये आपका एस्परजिन का अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसमें मैंने कुछ एब्रीवेशन दिए हुए हैं। जो ब्लैक कलर से इंडिकेटेड है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर से मैनोज शुगर है, और रेड कलर से गैलेक्टोज, और आपका ब्लू कलर से जो है साइलिक एसिड है, साइलिक एसिड, और पिंक कलर से जो है ग्लूकोज आपके शुगर मॉलिक्यूल है। इसमें सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट की लिंकेज आके ऐड होती है उसमें 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल रहते हैं और 9 मैनोज शुगर,
और 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो ये वो चेन होती है जहाँ से ग्लाइकोसाइलेशन शुरू होता है। तो ये एक तरह का पहले एक बल्क में शुगर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा हमारे न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन के ऊपर, एंड देन फिर इन शुगर मॉलिक्यूल्स की ट्रिमिंग होगी आपका गोल्जी नेटवर्क पे, ताकि ये एक सीरीज़ में एक कैस्केड में आगे को रन कर पाए। तो उसके बाद जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन तक जाता है तो वहाँ पे उसको 3 एंजाइम्स मिलते हैं। वन इज़ ग्लूकोसाइडेज 1, अदर इज़ ग्लूकोसाइडेज 2 एंड थर्ड वन इज़ मेनोसाइडेज। यहाँ पे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेनोसाइडेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे भी होता है, तो इसको एक सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने ER मेनोसाइडेज इसको नाम दिया हुआ है। तो इसमें ग्लूकोसाइडेज 1 और ग्लूकोसाइडेज 2 में क्या डिफरेंस होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज को ब्रेक करते हैं और ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज इज़ वेरी कॉमन बिटवीन 2 शुगर मॉलिक्यूल। तो ये आपका जो फर्स्ट होता है ये एक शुगर मॉलिक्यूल यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ग्लूकोसाइडेज सेकंड जो है एक साथ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव आउट कर देता है। तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगे हैं टर्मिनल एंड पे, ये सबसे पहले रिमूव आउट हो जाते हैं। और देन जो एक मेनो शुगर है वो रिमूव करता है आपका मेनोसाइडेज। तो जब आपका ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ER के ल्यूमेन से निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं, ER की मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे, तो वहाँ तक आने तक इसमें जो लास्ट के ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक मेनो शुगर होती है ये रिमूव आउट हो चुकी होती है। तो अब इसमें आपका सिर्फ 2 ग्लाइकोसाइड एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और 8 मेनो शुगर ही बच जाते हैं। अब ये जो शुगर होती है ये आपका पहुँच जाती है ग्लूकोज के सिस फेस पे, सॉरी गोल्जी के सिस फेस पे, वहाँ पे इसको मिलता है आपका मेनोसाइडेज यानी कि गोल्जी का मेनोसाइडेज, और ये एक साथ 3 मेनो शुगर को रिमूव कर देता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ER और गोल्जी मेनोसाइडेज को अलग से डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका ER का मेनोसाइडेज है वो एक मेनो शुगर को रिमूव कर रहा है और गोल्जी का तीन को रिमूव कर रहा है। उसके बाद जो नया मॉलिक्यूल निकल के आता है उसमें 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और 5 मेनो शुगर आपके बच जाते हैं। जैसे ही आपकी मेनो शुगर 5 पे आती है, यहाँ पे एक नया एंजाइम आके ऐड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये क्या करता है, जो आपका UDP होता है यानी कि डाइफॉस्फेटिक फॉर्म है, उसके साथ एक और मॉलिक्यूल लेके आता है एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन का और मेनो शुगर के ऊपर आके ऐड कर देता है। तो इसके आने से जो अब नया कंपोनेंट बन जाएगा उसमें स्टार्टिंग में 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल, देन 5 मेनो शुगर और एक आपका एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें 5 मेनो शुगर प्रेजेंट हैं अभी भी स्टिल, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है आपका एंडो-H एंजाइम्स के लिए, जो कि बहुत ही आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। इस तरह का जो एंजाइम है वो बहुत जल्दी इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो इसको इसके सेंसिटिव फॉर्म से रजिस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें जो है मेनोसाइडेज सेकंड की हेल्प लेनी होती है। मेनोसाइडेज एंजाइम सेकंड जो होता है वो इसमें से आपका 2 मेनोज शुगर्स को और रिमूव कर देगा। तो आपके 5 मेनो शुगर थी, अब 2 और रिमूव हो गई है। तो अब इसमें जो बच जाएंगी वो है आपका 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग में लगे हुए थे, और 3 मेनोज जो शुगर हैं वो, और देन आपका जो है एक जो मॉलिक्यूल है एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन का जो कि मेनो शुगर के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, 3 मेनो शुगर, फिर से एक 1 एसिटाइल ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल लग गया है। अब जो आपका ये अरेंजमेंट बन जाता है ये एंडो-H रेजिस्टेंट हो जाता है क्योंकि मेनो शुगर 5 से 3 हो चुकी हैं। उसके बाद आपका UDP जो है 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और लेके आएंगे क्योंकि ये 2 साइट अभी भी स्टिल बची हुई हैं, और उन 2 यानी कि अब टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन है ना, 2 स्टार्टिंग में पहले से लगे हुए, 3 फिर से लग जाएंगे। यहाँ पे एक पहले से प्रेजेंट है तो 2 ही आएंगे एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल, फिर इन तीनों के ऊपर एक एक क्या लग जाएगा हमारा
गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल लग जाएगा और फिर तीनों गैलेक्टोज के ऊपर एक एक आपका साइलिक एसिड का मॉलिक्यूल लग जाएगा, जो कि एक नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करेगा। तो इस वाले स्टेप में 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, 3 गैलेक्टोज और 3 ही साइलिक एसिड जो है आ जाते हैं। साइलिक एसिड को CMP लेके आएगा और गैलेक्टोज और आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को UDP के मॉलिक्यूल लेके आएंगे। तो जब ये इस पे लगेंगे तो आपके टोटल जो है इसके 2 UDP प्लस 3 UDP यानी 5 UDP के मॉलिक्यूल प्लस 3 CMP के मॉलिक्यूल जो है आफ्टर दिस प्रोसेस रिमूव आउट हो जाएंगे। तो अब अगर आप लास्ट में मॉलिक्यूल देखेंगे, आपका जो प्रोटीन बचता है तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, 3 आपके मैनो शुगर, 3 गैलेक्टोज और 3 ही आपके साइलिक एसिड इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ग्लाइकोसाइलेशन का फ़ायदा क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन एक मार्कर की तरह काम करता है, जो ये बताता है कि प्रोटीन जो है कम्प्लीटली फोल्ड हो चुकी है और वो कम्प्लीटली रेडी है अपने काम के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये शॉर्टनिंग प्रोसेस में, यानी कि प्रोटीन्स को सेपरेट करने में भी हेल्पफुल प्रोसेस होती है। इसके अलावा इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम के डाइजेशन से बच जाती हैं। इसके अलावा जो सेल एडिशन होता है, जिससे सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसमें भी क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी जाके ये प्रोटीन्स अटैच्ड होंगी, तो वहाँ पे भी जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म रहती है वो सेल एडिशन में या सेल इंटरेक्शन में इनको हेल्प करती है। इसी तरीके से जो प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो एक अच्छे रिसेप्टर की तरह काम करते हैं बहुत सारी सेल्स के ऊपर। इसके अलावा सेप्टल बाउंड्रीज जो होती हैं, जो न्यूली डेवलप्ड टिश्यूज़ होते हैं, ताकि जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे से एक सेपरेशन मेंटेन कर सकें, एक अलग टिश्यू के फॉर्म में डेवलप हो सके, उसमें भी ये जो प्रोसेस होती है ये हेल्प करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रोटीन आपका ER से गोल्जी की तरफ जाती है तो आफ्टर प्रोटीन फोल्डिंग उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है वो आपका COP2 का रहता है और ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस का रहता है, जिसके थ्रू वो इजीली आपका ER से गोल्जी नेटवर्क तक पहुंच जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।